दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करते हैं विज्ञान के मॉडल पेपर की कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इसको हल करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन प्रश्नों की अपन इस वीडियो में चर्चा करते हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल की भौतिक अवस्था होगी वो ठोस अवस्था। 0 डिग्री पर जल किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। और बर्फ क्या है? ठोस अवस्था है। ठीक है। अब क्या जल तीनों अवस्थाओं में मिलता है? ठोस, द्रव और गैस। तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव व गैस। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप सबको पता है जो मरकरी पारा होती है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस सभी धातुएं ठोस होती है, लेकिन इसका अपवाद है पारा जो द्रव अवस्था में मिलता है। अब आप कमेंट करके बताना कि कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, अब सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखना। नेक्स्ट, निम्न में से संयोजी उत्तक कौन सा है? संयोजी उत्तक कौन सा है? तो संयोजी उत्तक है आपका रक्त। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तरल उत्तक के प्रकार दे रखे आपके, 4 प्रकार के उत्तक है। जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। एक तो संयोजी उत्तक होता है, एक होता है आपका तंत्रिका उत्तक, एक होता है आपका एपिथेलियम उत्तक, है ना। और ये चारों ही प्रकार के उत्तक आप याद रखना। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान मैंने पिछले वीडियो में बताया था। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड नहीं होता, त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अपन ने ये भी बात की थी, इसको गणना के रूप में अपन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर पृथ्वी के पलायन वेग की बात करें तो पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, अब आप कमेंट करके बताना चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इसमें? तो ग्रीन हाउस गैस O2 है या N2 है या H2 है या CO2 है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहते हैं? पृथ्वी पर जब CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो CO2 क्या करेगी? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेगी, जिससे पृथ्वी का जो वातावरण का तापमान है वो बढ़ जाएगा। उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव या विश्व उष्णन कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़े संघ की बात करें तो ये सबसे बड़ा संघ आता है आपका आर्थ्रोपोडा। जो कीट पक्षी वाला वर्ग होता है वो आता है आपका आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में 16 लाख से अधिक जंतु जातियां पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर बताना है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक तरफ तो लिखना भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, और एक तरफ लिखना आप रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, आकार, रंग, रूप, माप आदि में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है, तो वो भौतिक परिवर्तन। कि रासायनिक पदार्थ में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणी होता है। उत्क्रमणी कैसे? अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाएगा। ठीक है। और जो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा वो अनुत्क्रमणी होगा, उत्पाद से अभिकारक वापस प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। जैसे आप कागज़ के टुकड़े करते हो, ठीक है, 4 टुकड़े कर दिए, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बना। कागज़ पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन यदि इस कागज़ को आप जला दोगे तो वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आप याद रखना। नेक्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को समझाइए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारकों का किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कोई से भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं अपन,
C+O2 है ना। तो ये क्या हो जाएगी, क्या बन जाएगी, CO2। ठीक है, इधर भी कार्बन का द्रव्यमान, इधर कार्बन का द्रव्यमान, इधर ऑक्सीजन का, इधर ऑक्सीजन, दोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या है, बराबर है। इसी को क्या कहते हैं अपन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। ठीक है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे किसे कहते हैं, तो वह सेल यानी वह कोशिका जिसमें दोहरी झिल्ली कोशिका, दोहरी झिल्ली कोशिका अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अनुपस्थित हो उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जैसे जीवाणु कोशिका है। और यूकैरियोटिक कोशिका उसको कहते हैं जिसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है आपका और हरित लवक है। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में होगा और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये अंतर दोनों आप याद रखना। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम मैंने आपको बताया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये कहता है कि यदि दो द्रव्यमान है, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का है m2 है, दोनों के मध्य दूरी r है ना, तो उस पर लगने वाला बाह्य बल होगा द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती m1 और m2 और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दोनों को अपन समीकरण को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, F बराबर F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। इस प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो यह आ जाएगा F बराबर जी m1 m2/r² आ जाएगा। ये जी है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या कारण है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का जहाज पानी पर तैरता है। ठीक है, तो लोहे की कील होती है वो पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील का जो उत्प्लावन बल का मान है वो कम होता है। ठीक है, लोहे की कील क्योंकि उसका तलीय क्षेत्रफल होगा कम होगा। ठीक है, जबकि जहाज होगा उसका तलीय क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसके उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा और उत्प्लावन बल का मान अधिक होने के कारण वो आसानी से पानी पर तैरती है जबकि लोहे की कील आसानी से डूब जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न के अणुसूत्र बताने। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना आपको बुझा हुआ चूने का सूत्र बताना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं CaOH होल्ट वाइज, बुझा हुआ चूना। अगर आपको बिना बुझा चूना कहे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, CaO होगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर का जो खाने का सोडा होता है बेकिंग पाउडर कहते हैं, उसका होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसी को कहते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड सिंपल है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, नेक्स्ट, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम कोशिकाओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, जिस कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होगा वो भी मर जाएगा, तो इसलिए इस लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं, लाइसोसोम। नेक्स्ट, पादपों में पाए जाने वाले उत्तकों के नाम बताइए, विभुजतक को समझाइए। तो पादपों में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के उत्तक कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो जाइलम उत्तक, जाइलम, और एक होता है आपका फ्लोएम। ठीक है, एक तो सरल अस्थायी उत्तक होते हैं और एक होते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक की बात करें अपन, ये पादप उत्तक, इधर तो होगा आपका विभुजोतक, विभुजोतक। ठीक है, और इधर होगा आपका स्थायी उत्तक। ठीक है, स्थायी उत्तक। ठीक है, स्थायी उत्तक वापस 2 प्रकार के, एक तो होता है सरल अस्थायी उत्तक और एक होगा आपका जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक है, ये दोनों उत्तकों के नाम लिखने। अब विभुजोतक को बताना है, तो विभुजोतक किस प्रकार होता है, जैसे कोई सा भी पेड़ है, ये पेड़ है तो इसमें 3 प्रकार का विभुजोतक उत्तक पाया जाता है। एक तो होगा शीर्ष विभुजोतक उत्तक, शीर्ष जो उसकी शीर्ष यानी लंबाई में वृद्धि करेगा। एक होगा आपका पार्श्व विभुजोतक उत्तक और एक होगा आपका मध्य विभुजोतक उत्तक। मध्य विभुजोतक उत्तक क्या करेगा, इसकी चौड़ाई में वृद्धि करेगा। तो ये विभुजोतक उत्तक के बारे में आपको बताना है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है थैलोफाइटा को, थैलोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, थैलोफाइटा, क्योंकि यह जल में और स्थल पर दोनों जगह वृद्धि कर सकता है, इसलिए इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु आपको बताने। डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। उन्होंने परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु दिए थे। उन्होंने बताया था कि एक ही परमाणु से एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु के बारे में उन्होंने बताया कि पदार्थ का छोटे से छोटा
जो अविभाज्य हो उसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु के सिद्धांत जो डाल्टन ने दिया था उसके मुख्य अभिग्रहित बिंदु है, आपको याद रखना। ठीक है, मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के संरक्षण के 4 उपाय। मृदा अपरदन सबको पता है, मृदा अपरदन क्या होता है, वायु द्वारा या जल द्वारा मृदा होती है जो बह कर चली जाती है उसको मृदा अपरदन कहते हैं। उसको संरक्षण के 4 उपाय, खेतों के चारों ओर मेड़ लगानी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि पेड़ पौधे की जड़ें होती है वो मृदा को जकड़ कर रखती है, तो मृदा अपरदन को आसानी से रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सुमेलित करना है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम दिया था किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। पादप जगत का उभयचर आता है आपका टेरिडोफाइटा, और कोशिका का शक्तिग्रह आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, पंच जगत अवधारणा किसने दी थी, इसमें कौन कौन से जगत आते हैं, तो पंच जगत की जो अवधारणा दी थी किसने दी थी, ये दी थी वी टेकर ने, वी टेकर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है, वी टेकर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है, इसमें 5 जगत आते हैं, कौन कौन से आते हैं उनकी बात करते हैं। एक तो आता मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा है आपका एनिमिलिया, और पांचवा है आपका प्लांट। तो ये 5 ही वर्ग आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य किस में आता है, एनिमिलिया में आता है, एनिमिलिया में मेमेलिया के अंदर आता है। ठीक है, 23वां प्रश्न, एक कार 150 किलोमीटर के वेग से गति कर रही 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, दूरी पूछा उसने, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यानी 60 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी, 150 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी करेगी, 150/60। ठीक है, और 40 मिनट में कितनी करेगी, तो 150/60 × 40। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 25। ठीक है, और 25 चौके 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, आपको इसमें दूरी ज्ञात करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट, 24वां प्रश्न, जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या है उसके बारे में आपको बता